हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी और ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 5.1। ठीक है बेटा, जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है बेटा, आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो बस यही चीज़ बताऊंगा मेरे बेटा कि लेक्चर स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। पहले मैं क्या करूँगा, इसकी जो इंट्रोडक्शन है बेटा, जो इसके कॉन्सेप्ट से, जो इसके बेसिक से पहले वो हम अच्छे से सीखेंगे, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, शाबाश। तो देखो, पहले यहाँ पे इसे थोड़ा हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के तरफ लिया है, थोड़ा सा जियोमेट्रिक का हमने इसे यहाँ पे बेसिक दिया बेटा। तो हम इसको चीज़ों को पहले समझेंगे थोड़ा सा। तो पहले देखो बेटा, अगर मैं इस तरह से बताऊंगा आप लोग को कि हम अभी तक तो देखो इतना तो मुझे पता है बेटा कि क्लास 5th 6th इन क्लास में आप लोगों ने इतना तो सीखा होगा बेटा कि अगर हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से ले लो कि आप ऐसे एज्यूम करो, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, दूसरे होते हैं हमारे पास लाइन जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तीसरा रे होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, इस तरह से। तो अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ बेटा, अगर फिर इसको हम रोटेट कराते हैं, इसको क्या कराते हैं, रोटेट, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कितना रोटेट किया वो हम दिखाते हैं बेटा एंगल से। हमने कितना रोटेट किया वो हम दिखाते हैं एंगल से। सपोज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो एक टाइम आएगा हम कितना रोटेट करेंगे, सपोज बेटा इसको 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो जब भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, याद रखना बेटा इसको राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल हमारे पास। फिर फर्दर इसको आप रोटेट करते करते जाओगे, जब ये कितना फिर से 90 बनाएगा, ठीक है बेटा, तब ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा हमारे पास। तो फिर हम बोलते हैं बेटा कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, इस पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, ये एक चीज समझो आप, ये जो चीज है ना हमारे पास, ये इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास। ये मान मतलब ये आप समझ बेटा कि ये लॉजिकली वो ट्रुथ स्टेटमेंट हम लेते बेटा, जैसे हम लेते कि कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी हमारे पास, या जो हम बोलते बेटा किस तरह से कि समझो कि जो हमारे पास जो ऑल प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमने तो कभी नहीं वो देखा है, क्या हम खुद गए वो देखने की क्या ये सच में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन? नहीं, हम ये मान के लेते चल। ठीक है बेटा, ये हम मान के लेके चलते, तो वो क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास बेटा कि मैथम जब जियोमेट्री का समझो कि जब जियोमेट्री का वजूद आया होगा, जब कुछ नहीं था, जब देखो पहले अगर आप समझोगे बेटा कि जो जियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो जिसका पहली बार इसको पढ़ाया गया, वो मतलब पढ़ा गया वो था ग्रीक्स के थ्रू। ठीक है बेटा, उसमें भी सबसे ज्यादा जो आता हमारे पास बेटा, जो सबसे ज्यादा रोल होता है हमारे पास यूक्लिड का हमारे पास। ठीक है, या इसी तरह से हमारे पास थेल्स का। ठीक है बेटा, ये कुछ मैथमेटिशियन थे बेटा जिसका खासकर जियोमेट्रिकल जो पोर्शन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इन दोनों का हमारे पास। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास जब यूक्लिड था हमारे पास, इसने कुछ बेसिक जो मैथमेटिक्स में जो हमें चीजें लगती है उनको डिफाइन किया। जैसे हमारे पास बेटा पॉइंट था, पॉइंट को इसने क्या किया कि इसने डिफाइन किया था, ये हमारे पास ब्रेडथ, ये डायमेंशनलेस होता है हमारे पास। पॉइंट को इसने क्या बताया था हमारे पास, देखो डायमेंशन क्या होता है हमारे पास बेटा, डायमेंशन जैसे हमारे पास या तो लेंथ या तो ब्रेडथ या हाइट, इस तरह से हमारे पास। अब इसने क्या बोला था हमारे पास कि जो पॉइंट होता है हमारे पास बेटा, ये डायमेंशनलेस होता है हमारे पास। फिर इसने बोला था हमारे पास जो एक जो लाइन होती है हमारे पास बेटा, ये बनी होती है हमारे पास इनफिनाइट पॉइंट्स हमारे पास, ये बनी होती है हमारे पास इनफिनाइट पॉइंट्स हमारे पास। और या इसको आप बता सकते, देखो बेटा, अब हमें पता है कि जब ये पॉइंट्स मिला के कुछ लेंथ तो ड्रा करेंगे, बट जो लाइन से बोला था हमारे पास बेटा, लाइन को इसने डिफाइन किया था कि ब्रेडथलेस लेंथ, ब्रेडथलेस लेंथ हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। हमारे पास एक प्लेन होता है, एक प्लेन सरफेस, ये बना होता है लाइन से। ये किससे बना होता है हमारे पास, लाइन से हमारे पास। फिर इसी तरह से अगर आप एक सॉलिड लेते हो, हमारे पास बेटा, जैसे हमारे पास एक सॉलिड में लेता हूं इस तरह से, वेट 1 मिनट के, जैसे मेरे पास बेटा ये है, एक ही मेरे पास एक बॉक्स है, ये किन से बना है, ये इन्हीं सरफेस से बना है, इसको बोलते हैं सॉलिड। इसको क्या बोलिए आप, ओवरऑल हमारे पास यहाँ जब हम आगे चलोगे आप पता भी होगा आप लोगों को बेटा कि ये 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है। जो प्लेन है ये हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक स्ट्रेट जो लाइन है हमारे पास बेटा, ये एक 1 डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के कहानी बात इतनी से बेटा कि जो हमारे पास कुछ एजम्पशन होते हैं यहाँ पे बेटा, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं हमारे पास जिनका कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे ये हमें पता है कि बेटा कि जो भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री हमारे पास। तो ये इनको बोलते हैं बेटा एक्सियम्स, जिनका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता हमारे पास बेटा, कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता हमारे पास। ये आप समझो कि बेटा ये हमारे पास ये यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे मान के लिए
मान के लेते हैं, तो ये वैसे होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। इनको बोलते हैं हमारे पास एग्जाम्स हमारे पास। तो देखो बेटा, अब होता है क्या, हमारे पास दो टाइप के यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं हमारे पास। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा बेटा, कि हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास बेटा, या जिनको हम एजम्पशन, यहाँ पे आप एजम्पशन को मान लो, या यूनिवर्सल ट्रुथ या मान लो, ठीक है। एक होते हमारे पास बेटा एग्जाम्स हमारे पास, एक्शन पढ़ो इनको। दूसरे होते हमारे पास पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। ये वो देखो बेटा, पोस्टुलेट्स वो एजम्पशन होते हैं, ये वो एजम्पशन होते हैं हमारे पास, ये एजम्पशन होते हैं हमारे पास बेटा, बट स्पेसिफिक टू जियोमेट्री हमारे पास, ठीक है बेटा। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो गया हमारे पास, या ये भी एजम्पशन है हमारे पास, ठीक है बेटा, वैलिड एजम्पशन है हमारे पास, बट जो पर्टिकुलरली किसके लिए हो गया बेटा हमारे पास, जियोमेट्री के लिए हमारे पास। और जो एक्सियम्स होते हैं हमारे पास, ये वैलिड होते हैं फॉर ऑल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हमारे पास, ठीक है बेटा। जो भी आप मैथमेटिक्स में ब्रांच उठाओगे बेटा, तो ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये देखो बेटा, ये खाली स्पेसिफिक टू जियोमेट्री नहीं होता हमारे पास बेटा, तो ये वैलिड एवरीवेयर, तो इनको वैलिड एवरीवेयर हमारे पास, बट इन मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा, अगर मैं क्या बताऊंगा कि जैसे पोस्टुलेट एक में बनाता हूं इस तरह से, कि थोड़ा सा आपको ध्यान में आ जाएगा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया था बेटा कि राइट एंगल मतलब कितना होता है 90। अब ये तो देखो, इसमें क्या प्रूफ हम कर सकते हैं बेटा, कि ये पोस्टुलेट कहलाएगा कि जो भी इस दुनिया में जो भी राइट एंगल है वो इक्वल है, वो सारे के सारे इक्वल है हमारे पास, ठीक है बेटा। इसी तरह से एक पोस्टुलेट होता है हमारे पास बेटा, कि हम कोई भी सर्कल, हम एक मतलब हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं बेटा, कि विद एनी, हम कोई भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं विद एनी सेंटर एंड विद एनी रेडियस हमारे पास। जैसे हम ये सर्कल ड्रा करो, सपोज ये रेडियस है, ये सर्कल, तो ये भी एक हमारे पास एक पोस्टुलेट। तो बट ये देखो कि बेटा कि पोस्टुलेट जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास वो एजम्पशन है, ये वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है हमारे पास जो स्पेसिफिक टू जियोमेट्री है। अब जो एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास बेटा, ये वैलिड एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स हमारे पास, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं इस तरह से बेटा, अब एक्शन कुछ पढ़ो जैसे हमारे पास, कि देखो बेटा, अगर मैं आपको एक एक्शन पढ़ाऊंगा इस तरह से, कि हमारे पास एक एक्शन होता है हमारे पास कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। आप एज्यूम ले लो बेटा इस तरह से, कि मैं क्या बोलता हूँ इस तरह से, सपोज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। फिर मैं यही बोलता हूँ कि ए इज इक्वल टू सी। मैं क्या बोलता हूँ बेटा कि सपोज ये जो ए है ये बी के बराबर है, ये जो ए है ये सी के बराबर है। तो वही कहानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग हमारे पास, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग हमारे पास बेटा और इक्वल, जो किसी सेम थिंग के इक्वल हो गए वो खुद भी इक्वल। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि बेटा ये बी इज इक्वल टू होता है सी के हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर इस तरह से हमारे पास एक और एक्शन आता है हमारे पास बेटा इस तरह से, इफ इक्वल्स आर इक्वल टू द, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम लिखते हैं ऐसे कि 5 इज इक्वल टू 5, ये तो हमें पता है, ठीक है बेटा, इसमें कोई। अब फिर क्या करते हैं बेटा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, अगर हम इन इक्वल्स को इक्वल ही ऐड करते हैं, सपोज यहां से भी 2 ऐड करोगे, यहां से भी 2 ऐड करोगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 7 इज इक्वल टू 7, तो द होल्स आर इक्वल। तो इस टाइप के हमारे पास बेटा आते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्शन हमारे पास, इनको क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, एग्जाम्स हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बस ये थोड़ा सा आप लोग को चीज था। जैसे इसने आपको यहाँ पे भी दिया हमारे पास कि यूक्लिड स्टेटेड बाय डिफाइनिंग बेसिक थिंग्स सच एज पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा वही कहानी, इसने जब जियोमेट्री का सपोज कॉन्सेप्ट आया होगा, पहले इसने वो पॉइंट को डिफाइन किया, लाइन को, फिर प्लेन को, फिर सॉलिड को, ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास। फिर ही ऑल्सो मेड ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच ही थॉट एवरीवन कुड बी एग्री विद। इस ये वाले जो एग्जाम्स हमने पढ़े थे भी बेटा, ठीक है बेटा, जो हर जगह वैलिड थे। या देखो ये जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में, ये लाइफ के हर किसी पार्ट में एप्लीकेबल, या ये क्या बोल सकते हैं इनको बेटा कि ये ना एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे अगर मैं, आप एज्यूम ले लो बेटा किस तरह से, अगर मैं आपको एज्यूम बताता हूँ कि सपोज ए इज ब्रदर ऑफ बी, फिर मैं बोलता हूँ इस तरह से ये ए इज ब्रदर ऑफ सी। अगर ए बी का भाई है और यही ए सी का भाई है, तो आप खुद क्या बताओगे, ये बी और सी भी है, इसका मतलब आपस में भाई है, या आपस में भाई है हमारे पास। जो ये एग्जाम हमने पढ़ा था कि द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इन स्टेटमेंट्स को फिर इसने एग्जाम्स बोला था हमारे पास। और याद रखना बेटा कि ना एग्जाम और ना पोस्टुलेट, इनका कोई भी वैलिड प्रूफ
नहीं होता हमारे पास, कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं होता हमारे पास। प्रूफ किनका होता है? खाली थ्योरम्स का। जो हम थ्योरम्स पढ़ते बेटा, उनका हमारे पास एक वैलिड प्रूफ होता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जो हमने ये चीजें पढ़ी, ये थोड़ा सा समझ आएगा कि इसका बेसिक। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हम एक एग्जाम इस तरह से पढ़ते कि बेटा, हमने अभी तक तो मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों ने देखा होगा कि हम भी बोलते कि एक ट्रायंगल में, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते बेटा, इसमें जो तीनों एंगल्स का सम आता है वो 180 होता है। मतलब आप चाहे इतनी बड़ी ट्रायंगल बनाओ, कितनी भी बड़ी ट्रायंगल बनाओ, या कितनी भी छोटी ट्रायंगल बनाओ, ऐसे हमेशा जो इन तीन एंगल्स का सम बेटा होता है हमारे पास, वो 180 डिग्री होता है। सो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास? 180। देखो, इसका कोई वैलिड प्रूफ तो नहीं है, ये हमारे पास एक एक्सियम है। ठीक है बेटा। देखो, और दूसरी बात क्या होता है बेटा, यही एग्जाम हमारे पास फिर लगते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में। इन्हीं का जो हमारे पास यूज करके हम बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं, बाकी थ्योरम जो थ्योरम्स होते हैं हमारे पास, उनको प्रूव करने में इनका हेल्प लेते हैं हम फिर। ठीक है बेटा। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा बेटा इस तरह से प्रैक्टिकली। अगर जैसे मैंने आपको बता, देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे एक इस तरह से ट्रायंगल कट के लिया है, ठीक है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ इस तरह से, देखो मैं यहाँ पे पहले ये जो ये एंगल है इसको ऐसे ड्रा करता हूँ बेटा। तो एक सेकंड में इसको, चलो मैं ट्राई करता हूँ इसी पे बनाने की। देखो एग्जैक्ट तो ये नहीं आएगा तो, बट फिर भी उम्मीद करता हूँ। देखो पहले मैंने ये एंगल ड्रा किया बेटा, जो ये 90 बन रहा था। ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस तरह से ये, फिर मैं सपोज ये एंगल बना रहा हूँ। याद रखना बेटा, इसको मैं ऐसे ब्लैक डॉट करूंगा। अब मैं बनाऊंगा ये डॉट, ये एंगल हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा। तो फिर हमने कौन सा, जो हमने जहां पे डॉट, अब कौन सा हमें ड्रॉ करना, ये वाला। अब हमें करना ये एंगल। ठीक है, दिस। तो इस तरीके से देखो बेटा, ये मैंने तीनों एंगल ड्रॉ किए। अब आप एक चीज देख रहे हो बेटा, जो ये तीनों एंगल बना के है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। जो इस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल बना रहे बेटा, जो तीनों एंगल आ रहे थे हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। और हमें पता है बेटा कि स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने, स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने हमारे पास, उन सब का सम 180 होता है हमारे पास, 180 होता है। देखो यहाँ पे तीन, और ये तीन एंगल क्या थे हमारे पास, एक तो यही था, एक तो हमारे पास जो डॉटर था हमारे पास ये, और दूसरा जो ये बचा था दिस। और ये तीन एंगल का, ये भी तीन एंगल जब हमने ड्रा किया बेटा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है हमारे पास। तो अब हमें ये चीज तो पता है बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। फिर हम ये बोलते हैं बेटा कि जो भी हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, उसमें जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बेटा। अच्छा, अब हम कुछ देखो, जो हमें एक्चुअल में अब जो बेटा बेसिक्स जो हमें एक्सरसाइज में लगेगा, अब समझो वो हमें अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां तक थोड़ा सा था इसका बेसिक। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि बस रट्टा मारो। ठीक है बेटा, तो थोड़े से बेसिक्स भी पता होना चाहिए इंसान को। पहली बात तो समझो बेटा कि एंगल का नाम कैसे देते हैं। अगर मैं कोई एंगल ऐसे बनाता हूं, ये ए बी सी, याद रखना बेटा, इस देखो पहले लिखते हैं ऐसे एंगल, या तो हमेशा जो, देखो बेटा पहले ये समझो कि ये दो आर्म्स है। देखो बेटा, इसको बोलते हैं एंगल के दो आर्म्स। ये बनता है वर्टेक्स, ये जो कोना बनता है यहाँ पे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको पढ़ते हैं ऐसे, एंगल वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखना है, एंगल ए बी सी। या इसका दूसरा क्या पढ़ सकते हो, एंगल, कोई बोलेगा कि ये जरूरी ऐसे, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंगल सी भी है। हाँ यस, तो चाहे ये पढ़ो या ये पढ़ो, तो एंगल इसी की बात चल रही है। ठीक है बेटा। अब मैं अगर ऐसे बनाता हूं, समझना बेटा। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं ए बी ओ सी एफ। फिर मैं क्या बोलता हूं बेटा इस तरह से, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस टाइम, देखो ये अब बात समझना बेटा, यहाँ पे खाली एक वर्टेक्स पे खाली एक एंगल बन रहा था। इसको मैं जनरली या तो इससे सीधे से बता सकता एंगल बी। अगर मैं आपको बताऊंगा बेटा इस टाइम एंगल ओ, एंगल ओ किसको बताओगे, इसको। देखो ये सारे एंगल जो बन रहे हैं, ये बाकी तो देखो ये भी बन रहा है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, पूरा मैं सपोज ये तीन ले रहा हूं, इन तीनों का वर्टेक्स तो सेम है। इन तीनों का वर्टेक्स क्या हमारे पास बेटा, सेम है हमारे पास। अगर मैं अगर सपोज कल लिखा हुआ एंगल ओ, नहीं या सपोज अगर कल बताना इसका नाम आप लिखोगे एंगल ओ, तो ये गलत आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे किसको बताओगे ओ, ये फिर ये बनेगा, तो फिर तो ये इसकी क्या गलती, तो इसको भी फिर वो बोलते, तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली नाम इसका अलग देना पड़ेगा। समझा बेटा, ये बनेगा एंगल ए ओ सी या एंगल सी ओ ई। इसको क्या नाम पढ़ोगे, सी ओ एफ या एफ ओ सी। इसका क्या नाम पढ़ोगे, बी ओ एफ या एफ ओ ए। ठीक है बेटा। अब अगर इसे बताया एंगल ओ, तो फिर ये बात कर रहा है इस पूरे की, ये बात कर रहा है इस पूरे एंगल की जो हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आता है हमारे पास बेटा जो हमें पढ़ना है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, वेट 1।
देखो बेटा, पहली बात ऐसे समझो कि हमारे पास अगर टू लाइन्स है, या तो वो ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, या कंडीशन क्या है, या वो ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो पॉइंट है, देखो यहां पे कितने एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट के। अच्छा एक पॉइंट, अच्छा एक और चीज बेटा, यहां से एक और चीज आप लोग ऐसे याद रखो बेटा कि पॉइंट के अराउंड, पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे बेटा हमारे पास, कितने भी बनेंगे ना, उन सब का सम 180 नहीं 360 डिग्री होता है बेटा। इन सब एंगल्स का सम कितना होगा, 360। इसको आप लोग ऐसे समझो, जैसे हमने क्या किया था, इसको पहले रोटेट ऐसे किया था, फिर बना था 90, फिर वापस इसको रोटेट तो बना था 180। देखो यहां से यहां तक 180 है, तो यहां से भी तो यहाँ 180 होगा, तो ये पूरा एक राउंड बना रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, जो भी एक पॉइंट पे, जो भी इस पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल बनते हैं, इनका सम कितना होता है हमारे पास बेटा, 360, ठीक है। तो ये बस ऐसे जनरली याद रखना बेटा। अब बात आ जाओ यहाँ पे बेटा, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ठीक है बेटा, यहाँ पे एंगल 1, जैसे मैं इसका एंगल 1 नाम रखता हूं, ये एंगल 2 सपोज, इसका मैं एंगल 3 नाम रखता हूं, ये बनता मैं एंगल 4, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जो वर्टेक्स पे जो कितने एंगल बन रहे हैं इस टाइम हमारे पास 4। अब जो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल जो हमारे पास, इस वर्टेक्स के जो अपोजिट एंगल्स हमारे पास, इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे एंगल 1 कामा एंगल 2 क्या कहलाएंगे बेटा हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA, या वर्टिकली अपोजिट ऐसे एंगल से डिनोट। इसी तरीके से एंगल 3 कामा एंगल 4, ये भी क्या हमारे पास बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमेशा क्या होता है हमारे, जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं हमारे पास बेटा, उनका मेजर सेम आता है, उनका मेजर सेम। तो ये भी आप एज्यूम मान लो कि भी एक्शन है हमारे पास, ठीक है बेटा, क्योंकि इसका भी कोई वैलिड प्रूफ नहीं। बस ये आप ऐसे देखो इसको कैसे कर सकते हो आप, ऐसे जनरली कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन बना सकते हो, फिर इसको खुद से मेजर करोगे, इसको भी खुद से मेजर, आप देखो कि इनका मेजरमेंट तो सेम आ रहा है, फिर ये और ये इनका मेजरमेंट तो सेम आ रहा है हमारे पास। तो कुल मिला के जो बेटा हमारे पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनका मेजर कितना आता है, सेम हमारे पास, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास बेटा जब लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, जब लाइन्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। दूसरा क्या होगा हमारे पास बेटा कि जब अब लाइन्स पैरेलल हो गए, जब लाइन्स क्या हो गए, पैरेलल हमारे पास इस तरह से, जस्ट लाइक मैं 2 लाइन्स बोलता हूं, ठीक है बेटा, फिर मैं बोलता हूं कि ये 2 लाइन्स हमारे पास बेटा कि सपोज ये पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन L, ये लाइन M। अब मतलब पहली बात समझो बेटा, ये पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब सपोज समझो बेटा, चलो मैं आपको जैसे एक सेकंड देखो, जैसे ये कॉपी नजर आ रहा है बेटा, इसमें जो ये लाइन्स है, जैसे ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन्स या जो वर्टिकल लाइन्स, आप देखोगे बेटा जितना, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं डिस्टेंस, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना यहां से यहां तक है, उतना यहां से यहां तक, उतना, तो अगर ये ऐसे इनफिनाइट तक खींचते जाओगे, ठीक है बेटा, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये सेम रहेगा, ये डिस्टेंस इनके जो परपेंडिकुलर बिटवीन जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो इस टाइप ऑफ लाइन को क्या बोलते हैं बेटा हमारे पास, पैरेलल लाइन। इस तरह से आप ऐसे आ जाओ, इनके जैसे इनके यहां से यहां से यहां से यहां से, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या रहता है बेटा, जो परपेंडिकुलर। तो जब भी हमारे पास बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे मतलब चेंज ना हो जाए, सपोज यहां से यहां तक सपोज 1 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर यहां से 1 सेंट, इस तरह, तो इन लाइन्स को बताओगे बेटा आप पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स हमारे पास, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास बेटा, फिर हम एक और लाइन डालते हैं यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, ट्रांसवर्सल, जो इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करे एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमारे पास। तो ये लाइन क्या लगेगा हमारे पास बेटा, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा कितने एंगल बन गए, जैसे इसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल, देखो जो मैं अभी पढ़ा, जो अब मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है बेटा, जिसको ये चीज समझ आएगा, समझना कि उसके लिए तो वो एक्सरसाइज को खुद भी कर सकता है, फिर उसके लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा, या उसको एक्सरसाइज पे ऐसे कोई समझ आएगा। ये मैंने सपोज बेटा कितने एंगल बनाए, 8 एंगल बन गए। अब देखो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स बनते, जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं, जैसे एंगल 1 और ये एंगल 5, फिर ये एंगल 3, फिर ये एंगल 7, इनको बोलते बेटा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे हमारे पास मैं पीआर बनाऊंगा, एंगल 1 कामा एंगल 5, ठीक है बेटा, फिर इसी तरीके से एंगल 3 का कोण एंगल 7, एंगल 3, बस ये ऐसे, ये डायग्राम आप लोग ऐसे याद रखो, एंगल 7, फिर यहां से आ जाओ एंगल 2 का एंगल 6, एंगल 2
कामा एंगल 6, इसी तरीके से एंगल 4 कामा एंगल 8, इनको क्या बोलते हैं हमारे, इन सारे पेयर्स को बोलते हैं हमारे पास बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास, और ये होते हैं हमारे पास बेटा इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये तो हमें पता, देखो ये तो आप लोग आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है बेटा। बात समझा बेटा, चाहे ये लाइन्स पैरेलल हो या ना हो, नाम तो तब भी रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग। सपोज ये पैरेलल नहीं होते तब भी हम बोलते कि एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, बट जैसे पैरेलल हो जाते बेटा तब कहानी चेंज होती है कि तब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल होता है या सेम होता है हमारे पास, ठीक है। तो रखा पहला पॉइंट याद, ठीक है बेटा। फिर यहां से एक और पॉइंट याद रखो बेटा, अब आ जाओ, जैसे हमारे पास 3 4 5 6 एंगल 3 4 5 6 जो यहां से इन पैरेलल लाइंस के अंदर साइड से बन रहे, इनको बोलते बेटा इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर। तो ये तो अब आप लोग खुद लिखना बेटा, 3 4 5 6 इनको क्या बोलते हैं बेटा इंटीरियर एंगल्स। फिर इसी तरीके से एंगल 1 2 7 8 इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास, किनका, एंगल 1 2 7 8 इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और जो एंगल 3 4 5 6 इनको क्या बोलता है हम, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स। मतलब कुल मिला के जो इन पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हैं। फिर जो एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 5 इनको बोलते हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। तो यहां से हमारे पास फिर आता है इस तरह से एंगल 3 कामा एंगल 6, और फिर एंगल 4 का अल्टरनेट कौन है, एंगल 4 कामा एंगल 5, इनको क्या बताते हैं हमारे पास बेटा, इनको बोलते हैं हम दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो फिर से वही है, चाहे ये लाइन्स पैरेलल हो या ना हो, नाम तो तब भी अल्टरनेट रहेगा, बट जब ये लाइन्स पैरेलल है ये भी इक्वल होते हैं बेटा। तो अब मैं बताऊंगा अल्टर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ लाइन्स आर, फिर से पैरेलल, फिर से अगर क्या बेटा होगा हमारे पास लाइन्स हो गए पैरेलल, ठीक है बेटा। अच्छा एक और फिर यहां से आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, अगर एंगल 1 एंगल 8 या अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या लाएंगे, एंगल 2 एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है बेटा। तो अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, अब मैं आ जाता हूँ सीधे एक्सरसाइज पे। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फिर अगर मुझे लगा कि और कुछ मिस हुआ है कोई पॉइंट, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है बेटा। तो हम करते हैं अब एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट। अब देखो बेटा, अब आप देखोगे खुद क्या, अब हमें एक्सरसाइज में उतना टाइम मत लगेगा, और लगेगा भी तो कोई बात नहीं, आप लोगों को भी कहाँ जाना है, ठीक है ना। समझो, आराम से समझो, वरना अगर मैं चाहूँ मैं सच बता होता हूँ हमेशा, कोई भी एक्सरसाइज है मैं 30 मिनट्स के अलावा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है बेटा। बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ बेटा इजी तरीके से समझाओ, आराम तरीके से समझाओ, सच दैट क्या आप लोग को समझ आए, दैट इज इट। वरना मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पे बेटा कि मैं ऐसे 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे एक हर ऐसे खड़ा रहूं, ठीक है ना, स्टैंड रहूं, ठीक है बेटा। तो बस यही चीज है, मैं क्योंकि देखो ऑब्वियसली हर बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं हमारे पास, लेवल तो सबके सेम ही होते हैं। कोई बच्चा होता है जिसको थोड़ा सा लेट समझ आता है, बट समझ आता है। अब वो जब उसको वो मतलब समझ ही नहीं आएगा तो वो क्या समझेगा। कुछ होते हैं बच्चे जो कोई जल्दी करते हैं या जिनके कंसेप्ट ऑलरेडी अच्छे से क्लियर हुए होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे जिनके बेसिक या कुछ किसी रीजन के थ्रू या खुद उन्होंने थोड़ा सा लापरवाही की होती है, तो हम मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि लेक्चर पूरा देखा करो। तो फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं यहाँ पे इस तरह से देखो, इस तरह। और दूसरी बात देखो बेटा, अगर जब ये ऐसे बनाएगा ना, ऐसे एरो, तो समझना ये पैरेलल लाइंस है। फिर से यहाँ पे इसका नाम दिया, जैसे ये एंगल P, ये एंगल Q, ये एंगल R, ये एंगल S, ये एंगल T। और जब ये एंगल का नाम खुद देता तो एंगल का नाम ऐसे ही देना है, जब नहीं दिया होगा तो आप लोगों की मर्जी, आप कुछ भी नाम रख सकते हो एंगल्स का। फिर हमें बताना बेटा, राइट 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बताओ बेटा, अब वही कहानी जैसे अभी ये ऐसे था, अब इसी को ऐसे किया है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे P का कॉरस्पॉन्डिंग T, Q का, तो पहले मैं लिखूंगा P जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग है बेटा हमारे पास, वो P का T, Q का U, हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम
एस का डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, और जो हमारे पास आर वी। अच्छा, दूसरा मैं जो देखो बेटा, जब मैं ऐसे लिख रहा हूं ना जैसे पी, आप लोग ऐसे लिखना बेटा एंगल पी। अब मैं हर टाइम तो ऐसे नहीं, मैं चाहे भूल जाऊं या नहीं लिखो जल्द जल्द में, तो बट जब आप लोग लिखोगे चाहे एग्जाम में या चाहे कॉपी पे, ऐसे मेंशन करना एंगल पी, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, जब भी एंगल को मेंशन, तो ये बनेगा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग। फिर अल्टरनेट इंटीरियर कौन आएगा, क्यू का डब्ल्यू, आर का टी। तो ये तो आप लोग आप खुद लिखोगे। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से, चलो मैं अब यहां से थोड़ा सा, हमें फिर से ऐसी डायग्राम है, बस नाम इसने चेंज किया एंगल्स के। जैसे से बता बेटा कि ये 62 डिग्री है, फिर ये बोल रहा है कि ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी। ठीक है बेटा, हमें बताना कि वन एंगल ऑफ 62 डिग्रीज मार्क्ड इन द डायग्राम। ठीक है, ये इसने बताया कि खुद ये 62 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो फिर हमें क्या बताना है कि कॉपी एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल डैश इज इक्वल टू डैश। देखो बेटा, हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका 62 का फिर कॉरस्पॉन्डिंग कौन आता है, एंगल बी। तो इसका मतलब पहले पार्ट में क्या आएगा बेटा हमारे पास कि एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 62 डिग्री। क्यों, ये तो खुद बोल रहा है कि हमारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर बोल रहा है हमारे पास बिकॉज अल्टरनेट इन एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, सो डैश इज, तो बताओ एंगल 62 का बेटा अल्टरनेट इंटीरियर कौन है, डी। तो इस तरीके से एंगल डी भी कितना होगा हमारे पास बेटा, ये 62 डिग्री होगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास, और ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फिर आ जाओ, अच्छा एक सेकंड, फिर राइट द लेटर्स ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, बी पार्ट में फिर बोल रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट, देखो फिर से वही कहानी बेटा, देखो ये वर्टेक्स बन रहा है, इधर देखो 4 एंगल, तो ए का, सी, डी का, बी, तो वर्टिकली अपोजिट जो बन रहे हैं यहाँ पे बेटा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो कौन कौन सा बना है हमारे पास, ए कामा सी, एंगल ए कामा सी, एंगल बी कामा एंगल डी हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरीके से। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से, चलो एक सेकंड रुकना बेटा, मैं इसमें इंक डालता हूं पहले। देखो बेटा, बस यही चीज मैं बताऊंगा कि हमेशा मैं बोलता हूं कि लेक्चर को पूरा देखा करो और ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर किया करो, सच दैट कि जो कोई बच्चा है जो सच में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते बट उनको पता नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो बस मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इन चीजों को शेयर करोगे और खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो कर लोगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से है, द साइज ऑफ टू एंगल्स आर मार्क्ड इन द डायग्राम। इस तरीके से हमारे पास इसने 2 एंगल्स दिए। ठीक है बेटा, एक डायग्राम दिया ऐसे, फिर ये बोल रहा है कि एंगल 105 है, ये एंगल 75 डिग्री है, ये एंगल पी है, ये एंगल का नाम क्यू रखा है, ये एंगल का नाम आर, ये एंगल का नाम एस, ये एंगल का नाम टी, ये एंगल का नाम यू। ठीक है बेटा, और 2 एंगल्स हमें पता है। फिर हमें बताना कि विच अदर एंगल्स आर 105, और कौन से ऐसे एंगल है जिनका मेजर कितना होगा बेटा हमारे पास 105। देखो बेटा, सीधे सीधे पहले एंगल क्यू, एंगल 105 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे बेटा, एंगल क्यू कितना होगा हमारे पास बेटा 105, ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल यू, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेटा ये हमारे पास कि ये वर्टिकली अपोजिट है। फिर हमारे पास एंगल यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो ये क्यों हमारे पास, सॉरी ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और एंगल क्यू खुद किसके बराबर है 105 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास ये क्यों, बिकॉज इसका रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर खुद देखो बेटा, ये
ये जो आर है इस यू के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से तो ये बनेगा हमारे पास एंगल आर इज इक्वल टू एंगल यू, तो वो कितना खुद 105, यहां से भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है विच अदर एंगल्स आर 75 डिग्री, जैसे ये 70, फिर से देखो एंगल पी बनेगा 75 वर्टिकली अपोजिट। तो चलो ये तो मैं आप लोगों तक अब छोड़ूंगा बेटा, ठीक है। बस ऐसे ही फिर लिखोगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी। तो एंगल देखो एंगल टी लिखोगे एंगल पी के बराबर, और एंगल पी खुद किसके बराबर है 75 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर एंगल एस खुद किसके बराबर एंगल टी बिकॉज हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से है। हाँ, एंगल ए पी वाई इज मार्क्ड ऑन द डायग्राम, कंप्लीट दिस सेंटेंस। हमारे पास देखो बेटा इसने हमारे पास ऐसे एक डायग्राम बनाई है दिस, और ये दो लाइन पैरेलल है, एरो मतलब ये लाइन पैरेलल है, और ये इसने नाम रखा है इसका, देखो इसने पढ़ा है ऐसे ए पी, यहाँ पे इसका नाम एक्स रखा है, ये बी डी क्यू वाई सी, ठीक है बेटा। फिर हमें बताना कि एंगल ए पी वाई इज मार्कर, देखो ए पी वाई कैसे बनेगा, देखो एंगल ए पी वाई, तो ये एंगल बन रहा है, ये इसे मार्क किया है। कंप्लीट दिस टेंसेस, ठीक है बेटा। इसने बताया कि एंगल ए पी वाई एंड एंगल सी क्यू वाई, जो एंगल ए पी वाई और एंगल सी क्यू वाई मतलब ये एंगल, तो ये दोनों क्या हमारे पास बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए पार्ट है बेटा इसका क्या लिखोगे बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। फिर ए पी वाई फिर से बोल रहा है, जो एंगल ए पी वाई है एंड एंगल एक्स क्यू डी, देखो बेटा कैसे एक्स क्यू डी ये एंगल, तो ये सीधे सीधे क्या हमारे पास या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर ए पी एक्स एंड डैश आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए पी एक्स देखो पहले लिखिए ए पी एक्स, देखो बेटा ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है हमारे पास। ए पी एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ए पी एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बेटा ये एंगल है, तो इसका नाम क्या पढ़ोगे सी क्यू एक्स या एक्स क्यू सी, एक ही बात है। तो इसका लिखोगे सी पार्ट में हमारे पास एंगल सी क्यू एक्स, एंगल सी क्यू एक्स हमारे पास। फिर बोल रहा हमारे पास ए बी सी, फिर डी पार्ट सी क्यू एक्स एंड डैश आर अल्टरनेट एंगल्स। एक्चुअल में यहाँ पे बेटा आएगा अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पे बात किसकी चल रही है अल्टरनेट इंटीरियर की। फिर ये बोल रहा है कि सी क्यू एक्स एंड डैश और अल्टरनेट। अब जरा बताओ इसका अल्टरनेट कौन है बेटा ये वाला, तो इसका क्या नाम पड़ोगे हमारे पास बी पी वाई या सी या वाई पी बी, तो बी पी वाई थोड़ा सा जज रहा है, ठीक है बेटा। तो डी पार्ट में लिखेंगे एंगल बी पी वाई। फिर बोल रहा है कि सी क्यू पी, जो एंगल सी क्यू पी, देखो सी क्यू पी फिर से ये एंगल आ रहा है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है ये वाला, तो इसको क्या पढ़ोगे बेटा डी क्यू वाई। तो ई पार्ट का क्या है बेटा हमारे पास एंगल डी क्यू वाई, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास फिगर है ये ऑलमोस्ट ऐसी है, थोड़ा सा नेमिंग चेंज है तो वो मैं इधर लिखता हूं, बट चलो फिर यहाँ पे इसने दिस, ठीक है। इसने बताया कि हमारे पास जो एंगल है ये 136 है, इसका नाम दिया इसने बेटा ए, ठीक है सी। इस एंगल का नाम इसने रखा ए, ये एंगल बता रहा बेटा इस तरह से कि ये जो एंगल है ये डी है, ये बी है और ये डी है, ठीक है। और ये दो लाइन पैरेलल है पी क्यू और आर एस, ये दो लाइन्स पैरेलल है। हमें क्या बताना बेटा पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। फाइंड द साइजेस ऑफ एंगल ए बी सी डी, गिव रीजन। हमें क्या फाइंड करना ए बी सी डी एंगल्स। पहले सीधे सीधे लिखोगे बेटा एंगल बी, एंगल
136 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 136। क्यों बेटा, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। देखो आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है सी एंगल्स हमारे पास। तो ठीक है, या वैसे भी अगर एग्जाम में थोड़ा सा ठीक है ना समझने वाला होगा तो वो खुद समझेगा। फिर देखो बेटा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी खुद किसके बराबर है 130। देखो ये खुद वही कहानी है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। समझा बेटा, देखो एंगल ए बी के बराबर और बी खुद किसके बराबर है 136, तो इसका मतलब ये ए बी खुद किसके बराबर है 136। तो ये भी तो देखो ये बी 136 और ये ए बी के बराबर, तो ये ए बी किसके बराबर, तो ये और ये खुद के क्यों हमारे पास इक्वल है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा ये तो होगा ए और बी भी, ठीक है शाबाश। फिर हमारे पास बेटा इस तरह से जिस क्या बोलते हैं, हाँ देखो ए बी आया बी भी आया हमारे पास, ठीक है। अब हमें डी और सी फाइंड करना है, अब हमें डी और सी फाइंड करना है। देखो या तो दो तरीके हमें पता है, एक तरीका ऐसे कि हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पूरा 180 बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पे, तो ये 180 माइनस, मैं सोच रहा हूँ कि कोई और तरीका मत आएगा इसमें। मुझे तो नहीं लगता है इसमें अब। हाँ एक से एक चीज हम कर सकते हैं बेटा, ऐसे नहीं वो 136 बनेगा इस तरीके से। एंगल ए दिस, देखो एंगल ए को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 136 बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है बेटा। तो वो भी इसका तरीका था। अब बचता है सी और डी। अब देखो बेटा क्या करूंगा मैं, मुझे पता है या तो ये दो ले लो या ये दो ले लो, ये दोनों किस पे बन रहे स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होगा। तो मैं लिखूंगा ऐसे बेटा इस तरह से कि एंगल सी प्लस जो एंगल 136 है, इन दोनों का सम हमारे पास बेटा 180 डिग्री, ठीक है। इनको लिख दो, देखो बेटा यहाँ पे इनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स मतलब होता है जो एक लाइन पे एंगल्स बनते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हमारे पास। तो यहां से एंगल सी कितना बनेगा, एंगल सी बनेगा 180 माइनस 136, तो बनेगा हमारे पास 44 डिग्री। तो एंगल सी कितना हमारे पास बेटा 44। अब अगर एंगल सी 44 तो एंगल डी भी 40, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है, विच इंप्लाइज हमारे पास बेटा एंगल डी भी कितना होगा एंगल सी के बराबर, और एंगल सी खुद किसके बराबर 44 है हमारे पास, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरह से है, लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है बेटा। इसने बनाया ऐसा कुछ, फिर ऐसे गया हमारे पास, ये 40 डिग्री है, ये 140, ये इसने बताया ये टी है, ये 50, ये 130, ये एक्स वाई, यहां से ए बी डी सी, इधर है एस, ये टी, ठीक है बेटा। हमें बताना कि लुक एट द डायग्राम, एक्सप्लेन व्हाई ए बी एंड सी डी कैन नॉट बी पैरेलल लाइन्स। बोल रहा है कि बताओ ए बी और सी डी क्यों पैरेलल लाइन्स नहीं हो सकते। देखो बेटा अब हमें पता है कि अगर पैरेलल होते, अगर लाइन्स पैरेलल होते तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते। अब अगर हमें ये दिखाना होगा बेटा कि लाइन्स पैरेलल है कि नहीं, तो हमें उल्टा लेके चलेंगे कि अगर इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हम बताएंगे लाइन्स पैरेलल, अगर नहीं तो हम बताएंगे तो लाइन्स पैरेलल नहीं है, ठीक है बेटा। आप खुद सोचो बेटा कि यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो तो इक्वल नहीं है, वो तो इक्वल जैसे 140 का 130 कॉरस्पॉन्ड, तो ये इक्वल होने चाहिए थे तभी ये लाइन्स पैरेलल होते। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल हमारे पास, ठीक है बेटा। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तब ये कहां से पैरेलल लाइन्स बन जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर
7 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि दिस डायग्राम हैज 3 पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल। देखो बेटा इस टाइम इसने 3 पैरेलल लाइन्स दिया, ऐसे, फिर एक और पैरेलल लाइन ऐसे, फिर एक और लाइन पैरेलल ऐसे। ठीक है बेटा, अब देखो ये भी खुद बताता है पैरेलल, तो तब हमें कोई और एक ट्रांसवर्सल ऐसे दिया एक जो इन तीनों लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर ये नाम देखो कितने नाम, देखो 12 एंगल बनेगा आपसे, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी। एक सेकंड, ये हमारे पास क्या है, एंगल ई, मैं इसी से लिखता हूं, ये एंगल एफ, ये एंगल, एक सेकंड, ई एफ, एंगल एच, एंगल जी, ये एंगल आई, इसका नाम एंगल जे, ठीक है, फिर हमारे पास एंगल एल, एंगल के। तो 12 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो हमें क्या बताना है कि राइट ए सेट ऑफ 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट इंक्लूड्स एंगल एफ। देखो बेटा, हमें वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सेट लिखना है जिनमें एंगल एफ आता होगा। देखो पहले तो सीधे सीधे एंगल बी और एंगल एफ ये तो कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हमारे पास बेटा जो कॉरस्पॉन्डिंग और वो कॉरस्पॉन्डिंग लिखे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जिनमें एफ आता है। तो पहले पार्ट में एक तो आएगा बेटा हमारे पास एंगल बी कॉमा एंगल एफ, फिर एंगल एफ कॉमा एंगल जी, एंगल एफ कॉमा एंगल जी हमारे पास। तो ये वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा हमारे पास जिनमें एंगल एफ आता है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स दैट इंक्लूड एंगल सी। देखो बेटा, हमें वो अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं जिनमें एंगल सी आ रहा हो। पहली बात तो सीधे लिखो बेटा कि एंगल सी और एंगल ई आएगा बी पार्ट में, एंगल सी कमा एंगल ई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है हमारे पास। क्या बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर खुद सोचो बेटा हमारे पास इस तरह से एंगल ई तो बट खुद एंगल जी के बराबर है, एंगल ई तो बट खुद एंगल जी के बराबर। ठीक है बेटा, तो बट ई खुद किसके बराबर है, सी के। तो यहाँ पे देखो बेटा एंगल ई सी के बराबर है, एंगल ई जी के भी बराबर है। तो इसका मतलब खुद ब खुद हम क्या बता सकते हैं, या तो ऐसे दूसरी बात ये बेटा कि एंगल सी जी के बराबर डायरेक्ट, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास। और जो ये, तो इसका मतलब यहाँ जी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, सी बी। तो ये जी फिर खुद के बराबर है आई के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा हमारे पास। देखो यहाँ पे फिर आप ऐसे लिखोगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर एंगल जी खुद किसके बराबर है, एंगल आई। तो एंगल जी हमारे पास बेटा एंगल आई के बराबर है, ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से फिर क्या देखोगे बेटा, देखो यही एंगल जी एंगल सी के बराबर है और यही एंगल जी एंगल आई के बराबर। तो इसका मतलब देखो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, तो इसका मतलब एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आई के। तो यहाँ पे एक और पेयर क्या बना सकते हैं बेटा, एंगल सी कामा एंगल आई हमारे पास। तो ये वो अल्टरनेट इंटीरियर है जिनमें एंगल आई आता है हमारे पास। फिर हमें बताना क्या, राइट ए पेयर ऑफ दैट इंक्लूड, राइट अनदर पेयर ऑफ दैट इंक्लूड एंगल सी, बस यही आएगा, यही तो आएगा। तो एंगल सी, तो देखो बेटा ये आप इसको देखो, ये बी आएगा, या इसका फिर सी का लिखोगे, ये पार्ट फिर किसका लिखोगे आप, ये आप इंक्लूड करोगे सी का। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आई हमारे पास। ठीक है बेटा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आई हमारे पास। तो ये भी थ्रू विच किसका आया बेटा हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या बेटा कि बस इजी हमारे पास, बस यहाँ पे आपको बताना है कि ये दोनों क्या एंगल्स है। जिसने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उसके लिए तो आप एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी। ये क्या सारे जो भी मैं पढ़ा था, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेक्चर को पूरा हमेशा देखा करो, ना कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये ए, ये बी सी डी एंगल, ये डी, ये फिर हमारे पास एंगल ई, ये फिर हमारे पास एंगल ई, ये जी, दिस इज एच एंड दिस इज एफ। ठीक है बेटा,
लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है, और ये खुद इसने बताया कि ये दो लाइन्स पैरेलल है, ऐसे एरो मेंशन करके। राइट वेदर दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स आर नीदर। ठीक है बेटा, तो हमें बताना है कि जो इसने यहाँ पे पी आर दिए, जैसे बताया कि एंगल ए कम एंगल डी, अब ये दोनों क्या है, ए और डी। अब बताओगे ये तो वर्टिकली अपोजिट है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं, इसने बताया या तो क्या होना चाहिए, या तो कॉरस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल या नीदर, या नीदर हमारे पास। तो वर्टिकली अपोजिट तो थे, बट यहाँ पे वो ऑप्शन है, तो इसको क्या लिखेंगे, नीदर हमारे पास। फिर हमारे पास बी एंड एफ हमारे पास, ठीक है बेटा, देखो बी एंड एफ सीधे सीधे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। फिर देखो बेटा सी एंड जी, एंगल सी एंड जी, देखो सी एंड जी फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। डी एंड ई, एंगल डी एंड ई हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट। अच्छा वैसे भी देखो यहाँ पे इसने इंटीरियर का यूज नहीं किया, आप सीधे इसको लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल्स। हाँ, अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल ए और एच तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी नीदर आएगा। लास्ट पार्ट को भी क्या लिखोगे बेटा, नीदर हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बेटा इस तरीके से, वेट, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास ऐसा है कुछ नेमिंग, ठीक है। तो ये बस नाम इसने थोड़े से चेंज किए, चलो ये नाम में दूसरे एंगल्स के नाम इसने मेंशन दूसरे किए, बाकी डायग्राम हमारे पास ऐसे ही है। यहाँ पे इसने बताया कि एंगल ए है, एंगल एच, एंगल जी, ये एंगल बी, ये एंगल एफ, एंगल ई, एंगल डी एंड दिस इज एंगल सी हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास ये क्या बताया, देखो अरुण गिव्स दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एंगल्स एच एंड डी आर इक्वल। देखो बेटा अरुण बोल रहा है कि एच और डी ये बोल रहा है इक्वल है, और ये खुद एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, और एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि एच इज इक्वल टू बी है, बोल रहा है कि एच इज इक्वल टू बी है बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या इक्वल है, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, नहीं, ये तो वर्टिकली अपोजिट है। तो एच देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में, एंगल एच इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर हम लिखते हैं क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये बोल रहा है एंगल बी इज इक्वल बिकॉज दे आर अल्टरनेट, ये कहां से अल्टरनेट हुए, तो करेक्ट क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, या हमारे पास क्यों अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास। तो बस यही चीज इसमें करना था हमारे पास, ठीक है बेटा। राइट ए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एच एंड डी दैट डज नॉट यूज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो बेटा, तो अच्छा सॉरी एक सेकंड, मैं भी तो यही लिख रहा हूँ, मैं भी तो अरुण के साथ ही चल रहा हूँ, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग थे, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। अच्छा आप बता रहे हैं हमारे पास बेटा, अब फिर से हमें क्या बताना है कि एंगल दिस कहाँ गया, एंगल एच इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक। अच्छा देखो बात समझो बेटा, फिर वही कहानी समझो, एंगल एच इज इक्वल टू एंगल बी, और यही एंगल बी किसके बराबर, एंगल डी। तो हम विच इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं बेटा कि एंगल एच इज इक्वल टू किसके, एंगल एच इज इक्वल टू एंगल डी हमारे पास। तो ये वही एक्शन देखो, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग और इक्वल हमारे पास, ठीक है बेटा। अब फिर ये बोल रहा है, अब फिर से आप एंगल एच को एंगल डी दिखाओ, बट उसमें से हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज नहीं होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज नहीं होना चाहिए। तो देखो आप क्या कर सकते हो बेटा, ये मैं आप लोग, ये फिर आप खुद लिखना, क्या आप लिखोगे कि एंगल एच इज इक्वल टू एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर एंगल देखो इसका मतलब एंगल एफ किसके बराबर, एंगल बी, बट एंगल एफ खुद किसके बराबर, एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब खुद ब खुद जो हमारे पास बेटा, जो हमारे पास एंगल डी जब एंगल एफ के बराबर और एंगल एफ किसके बराबर, एंगल बी के, तो हम बता सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू, और बी खुद किसके बराबर है, एंगल एच के, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं फिर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच हमारे पास, ठीक है बेटा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा इस तरीके से,
ए बी एंड सी डी आर पैरेलल्स, इसने बताया इस तरह से हमारे पास बेटा देखो एक लाइन ऐसे है, ये लाइन ए बी एंड ये लाइन सी डी, फिर ऐसे खींच रहा कुछ दिस, फिर ये बोल रहा ये सी डी, ये ए बी, ठीक है बेटा। तो ये बन रहा हमारे पास एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी, ये डी सी ई, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ई, ठीक है। और ये दो लाइन पैरेलल है। फिर हमें बताना कि बेटा गिव अ रीजन व्हाई ए एंड डी आर इक्वल, बताना बेटा क्यों ए और डी इक्वल हो गई, बिकॉज ये अल्टरनेटिव। देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है बेटा, ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल। देखो फिर जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, और ये दोनों हमारे पास इक्वल क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारे पास बेटा बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। चलो सीधे एंगल्स लिखेंगे आप, ठीक है, जैसे इसने लिखा है। गिव अ रीजन व्हाई बी इज इक्वल टू, देखो बेटा फिर से पैरेलल लाइन, इस टाइम ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, ये लाइन पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, फिर से वही कहानी है कि ये ट्रांसवर्सल हमारे पास ये ना अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल बी इज इक्वल टू बेटा एंगल ई के। रीजन फिर से यही है, अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास। फिर बोल रहा है कि यूज आंसर्स टू ए एंड बी to show that the sum of the angles of a triangle ABC must be 180 डिग्री। अब जो हमने बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ए और बी में जो हमने बेटा आंसर्स निकाले, इनको यूज करके हमें दिखाना है कि जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें जो एंगल्स का सम होगा बेटा वो हमेशा 180 होगा। अब बात समझो बेटा, मैं लिखूंगा ऐसे, अब मुझे पता है ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। सी पार्ट में मैं लिखूंगा ऐसे एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, ये 180 डिग्री, क्योंकि बेटा हमारे पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और जो स्पेसिफिक उनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स हमारे पास। बट मुझे एक बात बताओ, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल ए, अभी हमने इसको दिखाया, तो यहाँ पे मैं एंगल डी के बदले क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ई के, एंगल सी, ठीक है, एक सेकंड सॉरी, अच्छा एंगल सी था हमारे पास, ये तो यहाँ पे आ रहा है, एंगल सी तो किसके बराबर नहीं है। फिर एंगल ई एंगल की बी के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये जो तीनों एंगल का सम क्या इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, एंगल ए सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, तो ये 180 आया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला बेटा कि जो इन तीनों ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम वो 180 होता है हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरीके से है, शो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड मस्ट बी 180 डिग्री। फिर से वही कहानी जैसे भी हमने इससे पहले किया, इसमें भी हमें ऐसे दिखाना कि क्यों हमें जो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बन रहे, जो यहाँ पे ट्रायंगल में जो तीनों एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 होगा, ठीक है। फिर इसने खींचा इसको ऐसा कुछ, ठीक है बेटा, तो इसने रखा इसका नाम Z, ये Y, ये X इधर, हाँ। शो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 180 डिग्री, ठीक है। देखो बेटा बात समझो, तीनों एंगल यहाँ पे बन रहा है दिस। अगर मैं बात करता हूँ ये एंगल की, ये मैं नाम रखता हूँ सपोज A, इस एंगल का नाम मैं रखता हूँ B, ये मैं नाम रखता हूँ C अभी की तरह, फिर मैं नाम रखता हूँ एंगल D, फिर मैं, ठीक है, फिर मैं ये जो एंगल है यहाँ पे इस एंगल का नाम एंगल E। फिर से देखो फिर क्या बताओगे, देखो बेटा ये ट्रांसवर्स, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, फिर इसी का अपोजिट यहाँ से पैरेलल लाइन, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास बेटा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज अल्टरनेट एंगल हमारे पास। फिर इसी तरीके से देखो बेटा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, फिर से अल्टरनेट एंगल हमारे पास। एक्चुअल जो जनरल बेस्ट टर्म यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर, बट इसने बुक पे हमें सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स का यूज किया या लिखा है, तो हम वैसे ही चलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ये भी वही कहानी अल्टरनेट एंगल्स,
फिर क्या लिखोगे बेटा कि फिर लिखोगे ऐसे एंगल बी प्लस सी, सी बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये होगा 180 डिग्री। अब हमें बात पता है बेटा एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के, प्लस एंगल सी तो ऐसे रखो, एंगल डी किसके बराबर हमने दिखा एंगल सी ई के, तो ये तो तीनों एंगल्स ट्रायंगल क्या रहे, एंगल ए, फिर एंगल सी और फिर एंगल ई, ये तो ये ट्रायंगल क्या हमारे पास बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से भी हमें पता चला कि जो ट्रायंगल का तीनों जो ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम है बेटा वो 180 डिग्री है। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हम इसने बताया बेटा इस तरह से कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा, ट्रेपेजियम में हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 साइडेड फिगर होते हैं, और ट्रेपेजियम में कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, सिर्फ वन साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे जैसे यहाँ पे बताया ये और ये दोनों अपोजिट साइड से बट पैरेलल है, या कभी ये दो भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसने फिर क्या बताया हमारे पास, टू साइड्स आर एक्सटेंडेड टू मेक द ट्रायंगल AXB। फिर क्या कर रहा है बेटा, इसको एक्सटेंड कर रहा है, पहले नाम दे रहा था ऐसे ABCD, फिर बोल रहा बेटा कि इन दो साइड्स को ना एक्सटेंड कर रहा है ऐसे, फिर यहां से भी इनको दो एक्सटेंड कर रहे हैं, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास बेटा AXB, AXB, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है। शो दैट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABX एंड DCX आर द सेम साइज। ठीक है बेटा, हमें क्या बताना है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABX and DCX are the same size। क्या बोल रहा है, शो दैट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, अच्छा ट्रायंगल, शो दैट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ABX एंड DCX। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये बड़ी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रायंगल यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल AXB या ABX इसने पढ़ा है, इसने एंगल ट्रायंगल ABX, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या बन रही है बेटा, एंड ट्रायंगल जो इसने नाम दिया इसका DCX, एंगल D, ट्रायंगल DCX, ट्रायंगल DCX हमारे पास, ठीक है बेटा। हमें क्या बताना है बेटा कि हमें ये दिखाना है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स और द सेम साइज, इनका साइज क्या है, सेम। अब बात समझो बेटा, पहली बात आप ये देखो बेटा, ये एक्स जो एंगल एक्स है ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस बड़ी ट्रायंगल में भी, इस छोटी ट्रायंगल में भी, तो हम लिखेंगे बेटा एंगल 1 दोनों में आ रहा है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं इसको एंगल 1 नाम रखूंगा, ये एंगल 2, ये एंगल 3, इसको मैं एंगल 4, एंगल 5। देखो बेटा मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, ये दोनों में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन। फिर देखो इसने खुद बताया था कि ये लाइन इसके पैरेलल, मतलब पैरेलल के, ये ट्रेपेजियम था, ये खुद ब खुद पैरेलल, ये पैरेलल थे हमारे पास, ये और ये इसका साइड। फिर मुझे एक बात बताओ, ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 फिर किसके बराबर होगा, 3 के, बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो मैं लिखूंगा ऐसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हमारे पास क्या बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या हमारे पास बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। तो हो गया हमारे पास काम, जो हमारे पास बेटा देखो, जब आप ये बड़ी ट्रायंगल बना रहे हो ABX हमारे पास, इसमें एक तो ये एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, और ये एंगल, फिर ये जो छोटी ट्रायंगल इसमें ये दो, ये एक्स तो बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है। फिर हमने देखा जो ये एंगल 2 इधर आ रहा है इस छोटी ट्रायंगल का, और जो एंगल 3 इस बड़ी ट्रायंगल का इक्वल है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर इस तरह से, तो हमने, ठीक है, यही चीज हमें दिखाना बेटा। फिर क्या बता रहा है, बी पार्ट में, शो दैट एंगल्स A and D ऑफ द ट्रेपेजियम एड अप टू 180 डिग्री। एंगल A and D का मतलब बेटा कि ये एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 का मतलब क्या है, इनका दिखाना बेटा कि ये 180 डिग्री हो गए। शो दैट एंगल्स, बट ऐसे सॉरी ये ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम, तो यहाँ पे इस बात की, इस एंगल की बात आ गई, यहाँ पे जब ये ट्रेपेजियम का एंगल बोल रहा है एंगल D,
तो यहाँ पे ट्रिपेजियम में जो एंगल डी का पार्ट आ रहा है ये, और यहाँ पे जो एंगल ए का पार्ट आ रहा है ट्रिपेजियम में ये, तो इसको मैं 3, 4, 5, 6 बोलता हूँ। तो हमें दिखाना बेटा कि एंगल 3 और एंगल 6 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये मैं चलो अब पहले रब करता हूँ। देखो बेटा क्या करेंगे हम, मैं लिखूंगा बेटा इस तरीके से कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, अभी तो हमें बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। फिर मैं पता है बेटा कि ये जो दोनों एंगल्स है एंगल 2 और एंगल 6 इनका सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे ना। वो हमारे पास बेटा कि जो हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये बना रहे 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है बेटा। अब एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो एंगल 2 के बदले क्या लिख सकते हो बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180। बस ये तो हमें दिखाना था कि इन दोनों का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो यहां से अब आप एक जनरल स्टेटमेंट बेटा याद रखो कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं इनका सम हमेशा 180 होता है। ये आपको आगे जब नेक्स्ट क्लास में चाहोगे बेटा तब इस स्टेटमेंट का बहुत यूज होता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और हमारे पास बेटा उनका सम जो हमारे पास बेटा वो 180 आता है। ठीक है, फिर बोल रहा है इस तरह से व्हाट कैन यू सी दैट एंगल बी से ऑफ द ट्रिपेजियम। फिर आप क्या बता सकते हो बेटा कि इस ट्रिपेजियम में जो एंगल बी आ रहा है, देखो बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो रहा है कि एंगल सी तो ये बताओगे तो ये फिर एंगल सी तो इसको भी बता सकते। इसने बताया ट्रिपेजियम में जो एंगल सी का पार्ट आ रहा है दिस, तो सीधे सीधे फिर बताओगे बेटा जो ये एंगल सी इसका नाम कुछ चलो एंगल 7 रखो, और ये जो एंगल बी यहाँ पे ट्रिपेजियम में तो इधर ही आ रहा है खाली, तो इनका भी कितना होगा बेटा एंगल 7 प्लस सी पार्ट, एंगल 7 प्लस एंगल 4 भी कितना होगा बेटा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर आ जाओ बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक सेकंड, देखो बेटा एबीसीडी से पैरेललोग्राम, इस यहां से हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, ये भी एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। इसके दोनों जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, और इसी को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और ये नाम है इसका ए बी सी डी। अब फिर क्या हमें पता है, शो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो बेटा ये आप फिर जनरल स्टेटमेंट याद रखना कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, और इसमें जो अपोजिट एंगल्स भी होते हैं वो इक्वल होते हैं। बट हमें यहाँ पे इस टाइम प्रूव करना है, फिर हमें अच्छा बस ये चीज हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेटा इसको इनको एक्सटेंड थोड़ा सा करेंगे, इसके साइड्स को क्या करेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड यहां से इस तरीके से सपोज। ठीक है, ये बी में इधर नहीं बनाता ऐसे, देखो इसको मैं यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, बी था इधर। ठीक है बेटा, फिर मैं यहां से कुछ नाम देता हूँ, मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये मैं रखता हूं एंगल 5। ठीक है बेटा, शाबाश। कुल मिला के मुझे क्या दिखाना है बेटा कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। कुल मिला के जस्ट लाइक मुझे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर दिखाना है या एंगल 2 एंगल 4 के बराबर दिखाना है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा पहले मैं क्या करूंगा इस तरीके से कि अगर मैं करूं ऐसे, हमारे पास बेटा मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बेटा इस तरीके से मैं लिखूंगा ऐसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारे पास क्या बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। फिर एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, याद करो बेटा हमारे पास। क्यों, देखो ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल ये लाइन। ठीक है बेटा, इस टाइम देखो ये अगर ये लाइन है तो ये एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, तो एंगल 5 और तो इंटीरियर एंगल, तो मैं लिखूंगा बेटा एंगल 3 इज इक्वल टू किसके एंगल 5 के। ये क्यों हमारे पास बेटा इंटीरियर एंगल्स। अब फिर से देखो बेटा एंगल 5 इसके बराबर ये एंगल 5, तो यहां से मैं सीधे से क्या बता सकूं बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये क्या हमारे पास है अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप फिर
एक और फिर हमें क्या दिखना, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अब हमें ये दिखना है बेटा। तो फिर वही वैसे ही काम करोगे बेटा। हम क्या करेंगे इस तरह से कि मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल 4 इज इक्वल टू, या चलो इस बी को मैं इधर बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, इसको मैं अब 6 नाम देता हूँ। इधर मैं लिखूंगा बेटा ऐसे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर जब हमें देखो, फिर मैं क्या करूंगा फिर से बेटा कि नाउ हमारे पास एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हमारे पास फिर से, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हमारे पास से इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। ऐसा ना, इसमें ये लिखा था अल्टरनेट एंगल्स, हाँ अल्टरनेट। तो अगर ये इसके एंगल 6 इसके इक्वल एंगल 6, तो सीधे से हम बता सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, बस हो गया हमारे पास काम बेटा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल। तो इसका मतलब ये चीज हमें बेटा याद रखिए, जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स वो पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। वो हमारे पास पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो इसी के साथ हो जाता है हमारे पास इस चैप्टर का द एंड। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो हमने पढ़ा और जो हमने समझा कि ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब बस ये करना बेटा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और इन चीजों को जो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि नोट डाउन करना है कॉपी पे, और क्या करने बेटा प्रैक्टिस करनी, बस ये चीज है। और इन द एंड बस ये चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।